हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा भर्ती 2023 की नई वैकेंसी आ चुकी है 1275 सीटों पर। तो जिसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से हमने 10 तक करवा रखे हैं और ये आज हमारा सेट नंबर 11 है। तो आपने अगर 10 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख लीजिए, सब डिस्कशन के साथ है और सब सटीक आंसर है। सभी में करेंट अफेयर्स और मैथ के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी बिहार दरोगा से रिलेटेड वीडियोज अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है हमारी सेट नंबर 11 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। सेट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था? तो ये भारत में रहा था लगभग 19 महीनों तक। आपने एक युद्ध के बारे में सुना होगा, हाइडेस्पीस का युद्ध। ये युद्ध जो था ये पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था और सिकंदर इसमें विजयी रहा था। और साथ ही साथ आपने एक और चीज़ सुना होगा, बेबीलोन का झूला, जो कि कहाँ पे है? ये फारस में है। तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी, तो वहीं पे एक प्रसिद्ध झूला है बेबीलोन का झूला, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिम्हवर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? तो ये महाबलीपुरम में करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट को देख लेते हैं कि जैसे कि पल्लव वंश के ही एक शासक थे नरसिम्हवर्मन II। इन्होंने क्या किया था? अपने शासनकाल में कांची की कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर में एक नई शैली का प्रयोग किया था, राजसिंह शैली। मंदिर निर्माण में अभी तक टोटल 3 मंदिर शैली का नाम सुना होगा, जैसे कि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उत्तर भारत में नागर शैली और मध्य भारत में बेसर शैली। तो ये एक चौथा शैली है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, राजसिंह शैली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो ये गौरी का गुलाम था। जब तराइन का युद्ध गौरी जीत लिया था और उसके बाद भारत के अंदर वो यहाँ से जाने वाला था, तो उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सिंहासन दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 से ये गुलाम वंश का पहला शासक था। तो इसीलिए इस वंश का नाम है गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गौरी का गुलाम था। तो 1206 से 1210 तक ये शासन पे रहा था, गद्दी पे रहा था। और इसकी मृत्यु जो थी वो पोलो खेलने की वजह से हो गई थी, इसी को ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये सुल्तान की उपाधि लेके नहीं गद्दी पे बैठा था, ये बस मलिक और शिल्प सलार की उपाधि से ही गद्दी पे बैठा था। तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो ये औरंगजेब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मनसबदार व्यवस्था जो है ये शुरुआत हुआ था, ये अकबर के काल से हुआ था। और पूछ रहा है कि सर्वाधिक, तो ये सर्वाधिक हो जाएगा औरंगजेब के काल में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1707 में। यानी ये शासन कब से कब तक किया था? तो ये किया था 1658 से लेके 1707 तक। और औरंगजेब कुछ बनवाया भी था वास्तुकला में, जैसे कि दिल्ली के लाल किले के अंदर एक मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ औरंगाबाद में बीबी का मकबरा भी बनवाया था, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस अध्यक्ष पद को महिलाओं ने भी सुशोभित किया था, बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही थी? तो इस पद से संबंधित नहीं रही थी वो थी सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू ये कब अध्यक्षता की थी? ये 1925 में कानपुर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और ये जो थी नेल्ली सेन गुप्ता, तो नेल्ली सेन गुप्ता जो थी ये 48वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। साथ ही साथ ये भी आप जान सकते हैं कि कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी श्री एनी बेसेंट। उन्होंने 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
सुचिता कृपलानी कौन थी? तो ये जो थी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, इसको भी याद रखेंगे। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये भारत की राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। तो इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दिल्ली समझौते के नाम से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। उस समय के वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो था ये पहला समझौता था जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को बराबर के दर्जे देकर समझौता किया था, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो ये प्रथम विद्वान जो थे ये थे अरस्तु, ऑप्शन सी। और अरस्तु जो थे ये सिकंदर के गुरु थे, इसको भी याद रखना है। और जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कौन किया था? तो ये हेटोस्थनीज, ऑप्शन बी हो जाएगा कि जोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग इन्होंने ही किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संकोश जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये है भारत और भूटान की, ऑप्शन डी। इस परियोजना के तहत कुल 2500 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। और भारत के साथ भूटान की एक और विद्युत परियोजना है खोलोंगछू विद्युत परियोजना, उसके तहत 600 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित का सही मिलन करें। तो आइए करते हैं। रिक्टर स्केल पे क्या नापा जाता है? ये भूकंपीय तीव्रता नापा जाता है, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। ब्यूफोर्ट स्केल, इससे नापा जाता है हवा की गति। केल्विन स्केल, इससे नापा जाता है परम ताप। और मिलीबार स्केल, इससे नापा जाता है दाब। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो ए का 3, तो कूट नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। देशी रियासत से कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर थे और जिसमें से 93 जो थे ये देशी रियासत से थे, लेकिन हैदराबाद से कोई भी नहीं था। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था और इसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 को इसका दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 2 बार संभाला है। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो ये हमें मिला है आयरलैंड से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये संविधान की किस भाग में है? तो ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? ये 5 ईयर प्लान लिया है। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, तो इसको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से संबंधित नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो ये है आर्टिकल 19 के 1 सब क्लॉज क में, इसको ध्यान में रखेंगे। टोटल हमारे पास कितने प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में? तो ये हमारे पास है 7 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो ये है 6 प्रकार की। संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 300 के क में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 13 नंबर, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सर्वप्रथम जो होता है ये प्रस्तुत किया जाता है संसद, यानी कि ऑप्शन ए। लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। और संविधान का जो भाग 20 है उसमें आर्टिकल 368 है, वो संविधान संशोधन से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 माह तक, ऑप्शन सी हो जाएगा।
और आपातकाल का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो हमने लिया है जर्मनी से। और पूछे वित्तीय आपात का, तो वो हमने लिया है यूएसए से। और हमारे संविधान में 3 तरह के आपात की चर्चा है। एक है राष्ट्रीय आपात जो कि है 356 में, 352 में, और 356 में है वो है राष्ट्रपति शासन। 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में क्या है, इसमें है वित्तीय आपात। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया था? तो ये हो जाएगा दहेज निषेध विधेयक 1961, ऑप्शन बी। और ज्वाइंट सेशन का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल 108 में। ये बुलाते कौन है, तो बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा करता है। और प्रायः यह देखा गया है कि इसमें विजयी जो होता है वो लोकसभा पे ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स के वजह से। तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार। यहाँ पे कितना है जनसंख्या घनत्व, वो है 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश ये है 17। और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो वो हो जाएगा दिल्ली। कितना वहाँ का, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति रह रहे हैं। और यूटी में पूछे सबसे कम, तो यूटी में सबसे कम हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार का, जहाँ का जनसंख्या घनत्व है 46। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है आपको विश्व बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। ये जो है 1978 से प्रकाशित किया जा रहा है, विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब क्या होता है कि मुद्रा का विनिमय दर गिर जाता है, ऑप्शन सी। क्या होता है ना कि किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में ह्रास होता है, तो उस समय क्या होता है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाता है। और मुद्रास्फीति के जो उत्पन्न होने के वह 2 कारण, एक होता है मांग प्रेरित से और एक होता है लागत प्रेरित से। तो इसको भी याद रखना है कि 2 प्रकार से होता है मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 19, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था आपका चाइना, ऑप्शन सी। भारत की जो मुद्रा है वो रुपया दशमलव पद्धति पर आधारित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और एक और पॉइंट है कि भारत में रुपये के नोट व सिक्के लीगल मनी की श्रेणी में आते हैं, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? आयकर राज्य सरकार नहीं लेती है, ये केंद्र सरकार लेती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? तो इससे आशय कि करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन ए, जैसे कि जीएसटी हो गया। 22 नंबर, विश्व के बच्चों का भविष्य अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये किया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, द लेंसेट, यानी इन तीनों के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और ये सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में। 23, निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण, ऑप्शन ए। और इसको प्रस्तुत किसने किया था? तो डेविड स्टर्नर ने आधुनिक काल में निवेश निर्गत विश्लेषण को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 24, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियम के लिए गठन किया है, तो ये हो जाएगा आपको इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण को, ऑप्शन सी। और ये कब का अधिनियम है? तो ये है 1999 का। और साथ ही साथ एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। और इसका 2 और क्षेत्रीय मुख्यालय भी है जो कि है दिल्ली और मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ये क्या है? ये दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो
46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। इसको भी याद रखेंगे, ये दूरी का है मात्रक, समय का मात्रक नहीं है। 26 नंबर, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो ये कब शून्य नहीं होगा? ये किसी घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। पिंड का भार शून्य होता है कब होता है? जैसे कि पृथ्वी के केंद्र पर होता है, स्वतंत्र गिरने के दौरान होता है यानी फ्री फॉल में, और अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में भी होता है। तो किस में नहीं होता है? घर्षणहीन सतह पर शून्य नहीं होता है। 27, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। ऑप्शन डी। क्या होता है कि वस्तु का जो भार होता है गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और एक और फैक्ट है कि जैसे किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र तब स्थिर रहता है जब उसका आकार नहीं बदलता है। यानी गुरुत्व केंद्र कब स्थिर होता है? जब आकार नहीं बदलेगा। 28 नंबर, एक ठोस वस्तु को द्रव्य में पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसका भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है आपको ठोस वस्तु का घनत्व। ऑप्शन बी। 29, निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। खसरा जीवाणु से होता है। तो ये क्या है? ये गलत है। खसरा जो होता है ये आपको होता है वायरस की वजह से। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, तो ये भी सही है। और कुष्ठ रोग विषाणु से होता है, नहीं, कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। तो 4 और 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 30, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऊष्मीय मान। ऑप्शन डी। 31, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं। तो साइड मिरर में कौन सा यूज़ करते हैं मिरर का? तो इसमें हम करते हैं उत्तल मिरर का उपयोग। ऑप्शन बी। 32, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंग दैर्घ्य से निश्चित किया जाता है, यानी वेवलेंथ से। तो जैसे कि टोटल 7 है, विब ग्योर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? तो ये रेड का होता है, और सबसे कम वायलेट का होता है। इसलिए ट्रैफिक में रेड का यूज़ किया जाता है ताकि दूर से दिख जाए। 33, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो विद्युत का सबसे खराब चालक है वो है कार्बन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा चालक पूछे तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा चांदी। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जो चांदी है वो सबसे अच्छा चालक होता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि चांदी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन वो चांदी महंगा आता है, तो इसलिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो दूसरे नंबर पे आता है विद्युत का अच्छा चालक, वो है कॉपर। तो इसलिए घरों में कॉपर का उपयोग किया जाता है। 34, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन सी। 35, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ऑप्शन डी। 36, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, कारण है। तो ये क्या कारण है? ये है पृथ्वी की वक्रता। ऑप्शन डी। क्या होता है ना, टेलीविज़न जो होता है उसका 2 भाग होता है, एक होता है आइकोनोस्कोप और एक होता है काइनोस्कोप। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। काइनोस्कोप जो होता है वो एक प्रकार का कैथोड किरण ऑसिलोग्राफ होता है। 37, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम परमाणु। ऑप्शन ए। और डाल्टन के अनुसार क्या है कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी पाया जाता है। 38, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो वो है आपको मोसले। ऑप्शन बी। 39, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानी को कहते हैं? तो उसको कहते हैं ट्रिटियम। ऑप्शन डी। ये सब साइंस का क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा।
तो इसको ध्यान में रखेंगे। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2 और एक होता है 1H3। क्वेश्चन नंबर 40, हैबर की प्रक्रिया किससे विनिर्माण क्वेश्चन नंबर 40, हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो ये होता है अमोनिया में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, रस्ट की रासायनिक संरचना लगभग है? तो ये है 2Fe2O3.3H2O। क्या होता है कि जो लोहे पे जंग लग जाता है तो उसकी ये रासायनिक संरचना है। और जंग लगने से हम इसको कैसे बचाया जा सकता है लोहे को? तो वो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। 42, पेंसिल का लेड है तो वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन ए। 43, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो ये क्या है? तो ये है आपको कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Ca, कैल्शियम का क्या होता है? CaOH, कैल्शियम कार्बोनेट। और जिप्सम का क्या होता है? तो CaSO4.2H2O। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का देख लेंगे, MgOH2। और हॉर्न सिल्वर का हो जाएगा AgCl। 45, जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है आपको 45 में क्या हो जाएगा सही आंसर? तो वो हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति नहीं होती है, सही बात है। हरित लवण नहीं होता है, सही बात है। तारक केंद्र होता है, तो ये भी सही है। और हीमोग्लोबिन होता है, तो ये गलत बात है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 46, विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई, ऑप्शन बी। और 2023 का जो विश्व युवा कौशल दिवस है, इसका थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। 20 जुलाई को क्या माना जाता है? विश्व अन्वेषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। क्वेश्चन नंबर 47, अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिन में रंग कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़कर चला जाता है। यह कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लग गए? तो देखते हैं क्या हो जाएगा कि अमोद कितना दिन में कर रहा है? 15, और प्रमोद ये कर रहा है 24। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 120, यानी कि इफ़िशियंसी इसका 8 का और इसका 5 का। और क्या बोल रहा है? काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद चला जाता है। तो अमोद कितना काम करता है? तो अमोद है 8, तो प्रमोद कितना काम करता है? तो ये इसका एफिशिएंसी 5 और 11 दिन तक, तो 55। तो बचा कितना? तो ये बचा आपको 65 का। अब क्या बोल रहा है? तो अमोद और प्रमोद जो होता है वो दोनों मिलकर अब कितना कर रहा है? वो 65 और काम करने में, और इनकी इफिशियंसी कितनी है? तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 13। तो इसको 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दिन तक, और पहले कितना था? 11 दिन तक। तो टोटल कितना दिन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16 दिन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 48, खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसको हम माप सकते हैं कैलोरी में, ऑप्शन ए। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? वो होता है 4.186 जूल। 49, निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो ये है आपको गाजर, ऑप्शन बी। गाजर में क्या पाया जाता है? तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है तो वो है रेटिनॉल। और कुछ और स्रोत हैं विटामिन ए का, जैसे कि हो गया दूध, अंडा, पनीर, हरा साग सब्जी, मछली, ये सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। 50, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है? तो ये है आपको दस्त, ऑप्शन ए। 51, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कैल्शियम, फॉस्फेट, गंधक और पोटेशियम, ऑप्शन बी। 52, निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते? तो वो हो जाएगा चीड़ वृक्ष, ऑप्शन डी।
और इससे क्या होता है ना, इससे टारपीन का तेल निकाला जाता है। 53 प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित की भूमिका है। तो इसकी जो भूमिका है वो है प्रकाश का अवशोषण करना। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। 54 मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा पर पहुंची? तो ये जहांगीर के समय में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसके समय जो थे ये कुछ प्रमुख चित्रकार थे, जैसे कि आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, ये सब प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। 55 राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद। ऑप्शन डी। 55 राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन डी सही हो जाए। और कुछ और संस्थान के देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है, जैसे कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, ये है इज्जतनगर यूपी में। केंद्रीय कृषि सांख्यिकी संगठन, ये है नई दिल्ली में। भारतीय जूट निगम, ये है वेस्ट बंगाल में। मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान, ये है पुणे में। तो इन सब बातों को भी याद रखना है। 56 निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा टप्पा। ऑप्शन डी। टप्पा जो है ये पंजाब का एक लोक संगीत है, इसको ध्यान में रखेंगे। 57 इनमें से कौन सितारवाद से जुड़े नहीं हैं? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सितारवाद से जुड़े नहीं हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी अमीर खुसरो, रविशंकर और निखिल बनर्जी, ये सभी सितारवाद से जुड़े हैं। 58 बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, इसको भी याद रखना है। 59 अनालेक्टस किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये है आपको कन्फ्यूशियस। ऑप्शन सी। 60 भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये है आपको 25। ऑप्शन सी। और प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वो 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि पटना का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना, तो ये हुआ था 1916 में। 61 प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी? तो मान लेते हैं कि कुल मासिक आय कितना है? 100 है। और 100 में से क्या है कि ये जो है 30% खर्च करती है किराए पे, यानी 70 बचाती है। और 60% घरेलू खर्च करती है, यानी 40 बचाती है। और टोटल बचा कितना रही है? तो 6300। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये 28 जो होगा वो 6300 के बराबर हो जाएगा। यानी कि क्या किया है ना, ये इक्वलाइजेशन करके सॉल्व किया गया है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? तो ये 225 के बराबर हो जाएगा। तो कुल मासिक आय कितना था? तो वो 100 था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 22,500। ऑप्शन सी। 62 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। 63 भारत संविधान के किस अनुच्छेद ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 343 के तहत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 64 सुमेलित करना है राज्य को और उसके त्यौहार से, तो क्या हो जाएगा? तो असम का हो जाएगा बिहू, तमिलनाडु का हो जाएगा पोंगल, पश्चिम बंगाल का हो जाएगा डोल पूर्णिमा, और केरल का क्या हो जाएगा? तो केरल का हो जाएगा ओनम। देखते हैं कौन सा कूट सही है। तो इसमें सही कूट हो जाएगा ऑप्शन डी। 65 एक कार 16,000 की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2 वर्ष बाद जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 16,000 इंटू 1 माइनस 10% गिर रहा है तो 10/100
100, इसको CI के फॉर्मूला पे निकालते हैं और 2 वर्ष के लिए है तो 2 कर देंगे ऊपर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा आपको 12,960, यानी ऑप्शन डी। 66, भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं है? तो ये मदर टेरेसा 1978 नहीं है, इनको कब मिला था? 1979 में मिला था, शांति के लिए मिला था। बाकी CV रमन 1930, रविंद्रनाथ टैगोर 1913, हरगोविंद खुराना 1968, ये सब अभी तक सही है। और टोटल भारत के लगभग 10 व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार अभी तक मिला है। 67, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था लंदन, ऑप्शन सी। और अभी जो है वर्तमान में ये डेनिस फ्रांसिस जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष हैं, इसको भी याद रखेंगे। 68, कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 1 वर्ष के अंत में 650 रुपये और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएंगे? तो दोनों का डिफरेंस 1 वर्ष और 2 वर्ष दोनों का डिफरेंस कितना है? 26 रुपये का। तो रेट पूछ रहा है, तो 26 गुना 100 बट्टा 650, क्योंकि 650 रुपये था तो ये 4% आएगा। और इस हिसाब से अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। अमाउंट कितना है? 650 रुपये। तो 650 रुपये और प्रिंसिपल हमको निकालना है 1 प्लस रेट कितना है? 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा आपको 625 रुपये, ऑप्शन सी। 69, किसी पुस्तक को 320 रुपये पर बिक्री करने पर उसे 20% की हानि होती है, 380 पर उसे पुस्तक को बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो ये आपको 5% का लाभ हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 70 नंबर, सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया था बड़ोदरा, ऑप्शन सी। 71 नंबर, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य है? तो ये है आपको बिहार, ऑप्शन ए। 72, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं है। तो उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73, ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इस समिति का गठन जो होता है ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो, ऑप्शन डी। 74, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो कौन सा म्यांमार की सीमा पर स्थित नहीं है? ये त्रिपुरा हो जाएगा। ये क्या है? 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 75, निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा रामगंगा, ऑप्शन सी। बाकी बेतवा, चंबल और केन ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की कुल लंबाई जो है वो 1375 किलोमीटर है। और ये गंगा से कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है प्रयागराज में। 76, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको प्यूटोरिको, ऑप्शन सी। 77, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संगठन का आधार क्या था? तो ये था आपको सैन्य, ऑप्शन सी। और ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 1534 में स्थापना किया गया था इस संगठन का। 78, लोज़ोन की संधि का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये है आपको यूनान एवं तुर्की के बीच लोज़ोन की संधि। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1923 में। 79, निम्न में से किसे अम्ल वर्षा की घटना को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो ये रॉबर्ट एंग्स स्मिथ को दिया जाता है, ऑप्शन ए। इन्होंने कब प्रकाशित किया था? तो ये 1872 में।
80 धर्मनिरपेक्षता प्रेरित करती है, तो ये करती है वोट बैंक की राजनीति को, ऑप्शन सी। और भारत में धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? सर्वधर्म समभाव, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, राज्य किसी व्यक्ति पर धर्म के विचारों को लागू नहीं कर सकता है। 81 विवाह की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मानवीय इच्छाओं से, ऑप्शन ए। और हिंदू समाज में है जो वो कुल कितने संस्कार हैं? तो वो 16 संस्कार हैं। और आखिरी कौन सा है? दाह संस्कार। 82 मर्दानी निम्न में से किस राज्य का परंपरागत युद्ध कौशल है? तो ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। 83 फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश को मिला है? तो ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा तीनों को मिला है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 84 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है आपको मीराबाई चानू, ऑप्शन बी। 85 एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इस पुस्तक को लिखा है के.एम. चंद्रशेखर, ऑप्शन ए। 86 माई लाइफ एज अ कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये पुस्तक आत्मकथा है के शैलेजा, ऑप्शन सी। 87 फरवरी 2023 में साइक्लोन गैब्रियल से किस देश को प्रभावित किया है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड, ऑप्शन ए। 88 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। ये क्या है? पर्यावरण मंत्री हैं। 89 किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया 2025 तक, ऑप्शन बी। 90 केंद्र सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी पीएम विश्वकर्मा स्कीम हेतु अगस्त 2023 में दी है? तो इन्होंने दिया है लगभग 13,000 करोड़, ऑप्शन सी। और ये पहली बार इस बार विश्वकर्मा दिवस मनाया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 91 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 75 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये लवलीना बोरगोन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 92 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन बी। 93 केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं सप्तवर्षीय योजनाओं में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है युवा शक्ति, ऑप्शन ए। 93 इसमें हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है, युवा शक्ति तो एक महत्वपूर्ण अंग है इसका, हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। और टोटल देखें सातों, तो वो कौन सी हैं? तो वो है समावेशी विकास, वंचितों की वरीयता, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। कौन शामिल नहीं है? हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। 94 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो ये था आपको LVM-3M3। 95 किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया वर्ष 2023 को, ऑप्शन डी। 96 किस राज्य सरकार ने पदोन्नति में विकलांग कर्मचारियों हेतु 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा 96 का। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं पे कर्नाटक, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये किया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। 97 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने ब्रायन लारा के नाम वाले गेट का अनावरण किस खिलाड़ी के नाम पर किया है? तो ये किया गया है आपको सचिन तेंदुलकर के नाम पे, ऑप्शन बी। इनके 50वें जन्मदिन पे ये किया गया है। 98 सबाल्टन स्कूल ऑफ हिस्ट्री के जनक कौन थे जिनका 29 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? तो ये थे रंजीत गुहा, ऑप्शन सी। 2023-24 अवधि हेतु नैस्कॉम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है
अनंत माहेश्वरी, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना कब हुई थी नेस्कॉम की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आज ये हमारा सेट नंबर 11 कंप्लीट होता है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करिए, लास्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। तो तब तक के लिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल मिलेंगे हम सेट नंबर 12 से। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को और ही मजबूती प्रदान करिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।